दिन बाद बाजार ने फिर पकड़ी तेजी की चाल। सेंसेक्स 233 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 5800 के पार। आईटी और एफएमसीजी शेयरों ने की अगुवाई। रुपए में भी थमा गिरावट का सिलसिला, लेकिन अब भी $1 का भाव 60 रुपए से ज्यादा। रुपए की कमजोरी ने बढ़ाई महंगाई। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टायर, पेंट और सेट टॉप बॉक्स महंगे हुए। मिस्र में नए राष्ट्रपति ने पद संभाला। कच्चे तेल में आई थोड़ी नरमी, लेकिन नाइमेक्स पर भाव $100 के ऊपर कायम। फार्मा सेक्टर में विदेशी निवेश पर सरकार अंकुश लगाने की तैयारी में। एफडीआई पर नई नीति में हो सकती है कुछ कड़ी शर्तें। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। नमस्कार, मैं हूं विपिन भट्ट। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, कुछ और सुर्खियां। सुजलॉन कर चुकाने के लिए बेचेगी नॉन कोर बिजनेस, 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। और बीपीओ कंपनी फर्स्ट सोर्स में राकेश झुंझुनवाला ने ली करीब 5% हिस्सेदारी। शेयर 20% के ऊपर सर्किट पर बंद। मोटरसाइकिल पर पियाजियो ने भी उठाए सवाल, कहा जल्दबाजी में बनाए गए नियम। ऑटो इंडस्ट्री पस्त लेकिन मस्त है। मर्सिडीज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू गुजरात में खोल रही है नए शोरूम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार के साथ, जिसने आज फिर तेजी की चाल पकड़ ली है। आज सेंसेक्स 250 पॉइंट चढ़ने में कामयाब रहा, जबकि निफ्टी 5800 के ऊपर चला गया। बिल्कुल, बाजार में आज तेजी की कमान आईटी शेयरों के हाथ में थी। बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं हमारे मार्केट्स एडिटर अनिल सिंघवी। कल के अमेरिकी बाजारों की तेजी और आज एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत की वजह से भारतीय बाजारों में भी तेजी के साथ शुरुआत हुई और 5800 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रुपए में भी आज शुरुआत मजबूती के साथ हुई, लेकिन इससे बेहतरीन मूव बाजार में सेकंड हाफ में आता हुआ दिखा। वो भी तब जबकि रुपया थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखा। कल के सेशन में एफआईज की तरफ से फिर से बिकवाली के आंकड़े थे, लेकिन उसके बावजूद ट्रेडर्स काफी कॉन्फिडेंट होकर खरीदारी करते हुए दिखे। उसकी वजह यह थी कि एक तो यूरोप के बाजार थोड़े मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे और दूसरा ये कि आज अमेरिकी बाजारों में छुट्टी का दिन है। ऐसे में कहीं कोई नेगेटिव खबर आने के आसार नहीं है और इसके चलते हुए तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने जमकर खरीदारी की और दिन के हाईएस्ट लेवल पर बाजार को हमने बंद होते हुए देखा। और सेंसेक्स निफ्टी के साथ साथ मिड कैप शेयरों में भी आज तेजी का माहौल देखने को मिला और बढ़ने वाले शेयरों की तादाद थोड़ी ज्यादा नजर आई, लेकिन वॉल्यूम्स काफी बेहतर थे। 1,72,000 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में काफी ज्यादा कहे जा सकते हैं। तो एक अच्छा मजबूती का सेशन आज देखने को मिला और आईटी शेयरों ने इस तेजी को लीड करने का काम किया। जिस तरह से रुपए में कमजोरी हुई, निफ्टी के तीनों दिग्गज आईटी स्टॉक टीसीएस, एचसीएल टेक और इन्फोसिस मजबूती के साथ बंद हुए। लेकिन आज के स्टॉप परफॉर्मर रहे एफएमसीजी स्टॉक्स। आईटीसी में तो मजबूती हुई, लेकिन एचयूएल के ओपन ऑफर का आज आखिरी दिन था। ओपन ऑफर की 600 रुपए की प्राइस के ऊपर जाकर लीवर बंद हुआ, तो काफी शानदार आज शॉर्ट कवरिंग और तेजी यहां पर देखने को मिली। इनके अलावा जिन शेयरों में निफ्टी में अच्छा उछाल देखने को मिला, पावर स्पेस से टाटा पावर और रिलायंस इंफ्रा काफी मजबूती के साथ बंद हुए। वहीं टाटा मोटर्स में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कमजोर शेयरों का जिक्र करें तो मेटल्स में थोड़ी कमजोरी थी। टाटा स्टील, सेसागुआ, सेल जैसे शेयर आज कमजोर बंद हुए। क्रेडिट स्विस ने आज टाटा स्टील को डाउनग्रेड भी किया और भेल में भी आज 2% का नुकसान देखने को मिला। खबरों के दम पर जिन शेयरों में बड़ा एक्शन दिखा, फर्स्ट सोर्स यहां पर 5% हिस्सेदारी राकेश झुंझुनवाला ने खरीदी है और उसके बाद स्टॉक पर 20% का ऊपरी सर्किट था। सीएससी जिसके पास फर्स्ट सोर्स की ज्यादातर हिस्सेदारी है, तो ये स्टॉक भी इसी खबर के दम पर 4.5% मजबूत बंद हुआ। फ्यूचर वेंचर्स की आज फिर से लिस्टिंग होती हुई दिखी। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के बाद स्टॉक 27% कमजोर बंद होता हुआ दिखा पहले दिन, लेकिन मैंगलोर केमिकल में आज फिर से नुकसान दिखा कल की ब्लॉक डील्स के बाद। और दीपक फर्टिलाइजर जिन्होंने यहां पर स्टेक खरीदी है, वो भी आज मामूली तेजी के साथ बंद हुए। लेकिन कुछ बड़े मूव्स जिन शेयरों में आते दिखे, उसमें यूको बैंक और रिलायंस कैपिटल का जिक्र करना होगा और साथ ही अशोक लेलैंड, जहां पर 7-8% की कमजोरी के साथ आज क्लोजिंग होती हुई नजर आई। बाजार के दिग्गज निर्मल जैन के मुताबिक बाजार की तेजी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाजार में जो तेजी दिख रही है वो शॉर्ट कवरिंग का नतीजा है। बाजार की चाल मंदी की है और लंबी अवधि में बाजार 5400 से 6000 के दायरे में ही घूमेगा। बाजार में थोड़ा उछाल आया तो वो शॉर्ट कवरिंग थी और कुछ ऐसी उम्मीद आई थी कि बाजार सुधर जाए, पर जो बड़ा ब्रॉडर जो माहौल दिख रहा है, जो अंडरकरंट दिख रही है, उस समय मंदी की दिख रही है, क्योंकि विदेशों से भी खराब खबर आ रही है और अपने देश में भी कुछ हो नहीं रहा है। जो निफ्टी जो है 5400 से 6000 की रेंज में लंबे टाइम के लिए, और शॉर्ट टर्म में अगर ले तो 57-5800 तक उसी रेंज में घूमेगी। और निवेशकों का पैसा आने के लिए अगर सरकार कुछ ठोस कदम ले, एफडीआई वगैरह ठीक करे, क्रूड ऑयल के भाव अगर कम हो, रुपया थोड़ा स्थिर हो, तो आएगा पैसा।
3 दिन बाद आज रुपए में हल्की मजबूती दिखी। हालांकि आज भी $1 का भाव 60 के ऊपर बना रहा। आज डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 8 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ। इंपोर्टर्स की ओर से डॉलर की मांग में कमी नहीं आ रही है, इसीलिए रुपए में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। पूरे साल में रुपया 8% टूट चुका है। रुपए में कमजोरी का ट्रेंड है, मगर रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने साफ किया है कि रुपए में कमजोरी रोकने के लिए अलग से कोई नया कदम नहीं उठाया जाएगा। उनके मुताबिक रुपए के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए जो भी मौजूदा तरीके हैं उनका इस्तेमाल समय समय पर किया जाएगा। On the volatility of the rupee, I cannot say anything more than the standard policy of the Reserve Bank, which is that we employ instruments available to us in order to manage volatility. We do not have an exchange rate target. We do not have an exchange rate band. We try to manage volatility in the currency movement, volatility very broadly defined, and we use all the instruments at our command. I have nothing more to say on that. दूसरी ओर रुपए की कमजोरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इंपोर्ट महंगा होने के कारण कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा रही हैं। गोदरेज, डिश टीवी, हेवल्स और वीडियोकॉन ने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं जेके टायर और एशियन पेंट्स भी दाम बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। नई जनरेशन को पहली बार रुपए की कमजोरी का इस कदर एहसास हो रहा है। उनके इस्तेमाल की तमाम चीजें चुपचाप महंगी होती जा रही हैं। टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर की बात तो छोड़िए, साबुन, तेल और पेन के दाम भी चुपचाप बढ़ गए हैं। गोदरेज अप्लायंसेस ने 1 जुलाई से सभी कंज्यूमर ड्यूरेबल के दाम 3 से 5% तक बढ़ा दिए हैं। वहीं डिश टीवी ने भी अपने सेट टॉप बॉक्स की कीमत 250 रुपए तक बढ़ाई है। वीडियोकॉन डीटीएच भी दाम बढ़ाएगा। टाटा स्काई के मुताबिक रुपया कमजोर होने से सेट टॉप बॉक्स महंगा पड़ता है। डॉलर की कीमत जब जब बढ़ती है तब तक नया कस्टमर जो आ रहा है उसके लिए सेट टॉप बॉक्स की कीमत कभी कभी थोड़ी बढ़ती है, वो भी डॉलर से रिलेटेड है। बॉक्स की प्राइस बढ़ने की आशंका है नए कस्टमर के लिए, वो भी 8-10% जो कि डॉलर की कीमत बढ़ी है उसी दायरे में। हेवल्स के मुताबिक कंपनी अगले महीने से अपने प्रोडक्ट के दाम 5% तक बढ़ाएगी। हेवल्स का कहना है कि पहली बार उसका इंपोर्ट बिल एक्सपोर्ट से ज्यादा हुआ है। इसके अलावा टायर बनाने वाली कंपनी जेके टायर भी दाम बढ़ाने पर विचार कर रही है। वहीं एशियन पेंट्स का कहना है कि रुपए के चलते उनके मार्जिन पर असर पड़ रहा है, इसी कारण कंपनी पेन के दाम बढ़ाएगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाने वाली कंपनी एलजी पिछले महीने ही अपने प्रोडक्ट्स के दाम 5% तक बढ़ा चुकी है। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। बैंक के दावेदारों को लाइसेंस पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि नए बैंक लाइसेंस मिलने में साल भर तक का वक्त लगने का अनुमान है। रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव के मुताबिक 3 से 4 महीने में रिजर्व बैंक अपनी शुरुआती शॉर्टलिस्ट दूसरी कमेटी को सौंप देगा। उन्होंने दोहराया कि नए लाइसेंस की संख्या फिलहाल तय नहीं की गई है। Might take 3 to 4 months for that purpose. We will try to accelerate the process nevertheless. And how many licenses? And then thereafter we will remit this to a committee, an external committee, to screen the applications and make recommendations. And the Reserve Bank will then make a decision on the final licenses. The number of final licenses to be given, we have no number at the moment. We will have to see the quality of applications. और अब बात करते हैं कच्चे तेल की, जिसमें दबाव जारी है। नाइमेक्स पर भाव $100 के पास बना हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे 101 के बेहद करीब, लेकिन जो गिरावट है वो हम थोड़ी सी अब कम होती हुई देख रहे हैं। मात्र 1/4% की गिरावट नाइमेक्स पे दिखाई दे रही है। वहीं M6 पे अगर आप नजर डालें तो आधे % की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन अब भी 6000 के ऊपर लेवल्स बने हुए हैं कच्चे तेल में। दरअसल मिस्र में राजनीतिक संकट गहराने से क्रूड की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका है, और सप्लाई की चिंता होने से पिछले 2 दिनों के दौरान कच्चे तेल में काफी तेजी आई थी, लेकिन फिलहाल ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव यहां पर जारी है। और फार्मा सेक्टर में FDI बढ़ाने से क्यों कतरा रही है सरकार? और फूड सिक्योरिटी बिल से मुश्किल में फंस सकती है सरकार, किस तरह, देखिए इस ब्रेक के बाद।
सरकार मौजूदा दवा कंपनियों में एफडीआई पर कड़ी शर्तें लगा सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार फार्मा सेक्टर में एफडीआई की नीतियों की समीक्षा कर रही है, जिसका मकसद ग्रीनफील्ड यानी नए प्रोजेक्ट में एफडीआई को बढ़ावा देना होगा। एक तरफ सरकार जहां मल्टी ब्रांड रिटेल, इंश्योरेंस और डिफेंस जैसे सेक्टर में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी में है, वहीं फार्मा सेक्टर में बढ़ते एफडीआई पर सरकार अंकुश लगाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक उद्योग मंत्रालय चाहता है कि फार्मा सेक्टर में जो भी एफडीआई हो, उसका ज्यादा हिस्सा पुराने प्रोजेक्ट की बजाय नए प्रोजेक्ट में लगे। एफडीआई करने वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी रखें। इसके लिए एक विकल्प यह है कि पिछले 3 साल में R&D में हुए खर्च का औसत खर्च एफडीआई के बाद के 5 साल तक जारी रखने की शर्त लगा दी जाए। इसी तरह से यह तय किया जाए कि एफडीआई के बाद भी जीवन रक्षक दवाओं का उत्पादन वाजिब कीमत पर जारी रहे। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच चर्चा भी हो चुकी है। दरअसल पिछले कुछ सालों से बड़ी संख्या में घरेलू दवा कंपनियां मल्टीनेशनल के हाथों में जा रही हैं। सरकार की चिंता ये है कि अगर ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब इन दवाओं के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और यह आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। और ऐसी हालत न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी मुसीबत पैदा करने वाली हो जाएगी। दरअसल पिछले 12 साल में करीब 1000 करोड़ डॉलर का एफडीआई फार्मा सेक्टर में आ चुका है। इनमें से करीब 90% एफडीआई ब्राउन फील्ड यानी मौजूदा प्रोजेक्ट और कंपनियों में आया है। हाल ही में हेपेटाइटिस बी का टीका बनाने वाली कंपनी शांता बायोटेक्निक्स को फ्रांस की कंपनी सनोफी एवेंटिस ने खरीद लिया। 2008 में देश की सबसे बड़ी दवा कंपनी रैनबैक्सी को जापानी कंपनी दाइची साइंक्यो ने खरीद लिया था। अभी भी कम से कम 10 ऐसे प्रस्ताव सरकार के पास पेंडिंग है, जबकि नए प्रोजेक्ट में एफडीआई नहीं के बराबर होता है। ऐसे में फार्मा सेक्टर में एफडीआई का फायदा आम लोगों को मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं और यही चिंता सरकार को सताई जा रही है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। सस्ता अनाज देने के नाम पर क्या सरकार देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब देश अर्थव्यवस्था के खराब दौर से गुजर रहा है, सरकार फूड सिक्योरिटी बिल को लागू करने पर अड़ी है। इसे लागू करने पर वित्तीय घाटा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही इसके लागू किए जाने के मैकेनिज्म को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी अध्यादेश को मंजूरी देकर मनमोहन सिंह सरकार विपक्ष के साथ साथ अर्थशास्त्रियों के भी निशाने पर आ गई है। विपक्ष जहां इसे चुनावी हथकंडा बता रहे हैं, वहीं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे देश पर बहुत बड़ा बोझ आएगा। सरकारी संस्था सीएससीपी ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी पर इस साल तो ज्यादा खर्च नहीं आएगा, लेकिन अगले साल इस पर सरकार को 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करना होगा। इसके अलावा सरकार को कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना होगा। साथ ही खाद्यान्न के लिए नए गोदाम और रेलवे लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। अगर इन सबको जोड़ें तो फूड सिक्योरिटी पर आगे सालाना 2 लाख करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी। इस बिल को अगर ठीक तरह से हमें निभाना है तो हमें 2-3 चीज़ें और करनी पड़ेंगी। इन्वेस्टमेंट वहाँ चाहिए, स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट चाहिए, रेलवेज में इन्वेस्टमेंट चाहिए टू मूव द ग्रेन। ये सारी इन्वेस्टमेंट्स जब आप देखते हैं और इधर से प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो इम्प्लीकेशन आप देखेंगे कि लगभग 2 लाख करोड़ पर ईयर के हिसाब से बैठेगी। कई ब्रोकरेज हाउसेज ने भी फूड सिक्योरिटी बिल पर एतराज जताया है। सीएलएसए का कहना है कि सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए आधा अधूरा और बिना तैयारी के अध्यादेश लेकर आई है। सीएलएसए ने इसे निकट और मध्यम अवधि के लिए भी नुकसानदेह बताया है, जबकि नोमुरा के मुताबिक भारत की मौजूदा मैक्रो इकोनॉमिक हालत इस बिल को लागू करने की स्थिति में नहीं है। नोमुरा ने कहा है कि इसका असर 2013-14 में नहीं दिखेगा, लेकिन मध्यम अवधि के लिए यह अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। सब्सिडी को लेकर चिंताएं तो हैं, लेकिन रिसर्च फर्म क्रिसिल इसके कुछ दूसरे पहलुओं को लेकर उत्साहित है। क्रिसिल का कहना है कि अगर कानून को सही ढंग से लागू किया जाता है तो गरीबों का अनाज पर खर्च घट जाएगा और ऐसे में वो बचे पैसों का इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण वाले खाद्य पदार्थों पर कर पाएंगे। IIFL के चेयरमैन निर्मल जैन के मुताबिक फूड सिक्योरिटी अध्यादेश बाजार को पसंद नहीं आएगा और निफ्टी का 5400 के नीचे जाने का डर बढ़ जाएगा। सरकार पे बहुत सारा दबाव है क्योंकि जो हमारी सरकार है उसको जिस तरह से इसने काम किया, आप लोगों ने, हमने सबने देखा है। ये जो है
अपनी किसी नीति पे अमल नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन पे बहुत प्रेशर रहता है अपने पार्टनर्स का और पॉपुलिस्ट का, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। मार्केट पर उसका खराब असर आएगा और जो 5400 का लेवल है वो टूट सकता है इन सब चीजों से। सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन अर्थशास्त्रियों की चिंताओं को दरकिनार करना देश के लिए महंगा साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और कैसे पासपोर्ट के रास्ते विदेश मंत्रालय से जुड़ता है आपका रिश्ता? सुब्रमण्यम स्वामी इधर आ सकते हैं बीजेपी में, देखिए दोनों ही खबरें इस ब्रेक के बाद। किसी भी विदेश यात्रा के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है और यही समय होता है जब हमारा और आपका वास्ता सीधे देश के विदेश मंत्रालय से होता है। राइट, कुछ साल पहले तक पासपोर्ट बनाना किसी बड़े खिताब जीतने से कम नहीं था, क्योंकि इसे बनाने के लिए आपको इतने पापड़ बेलने पड़ते थे कि पसीने छूट जाते थे। लेकिन अब पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के बाद हालात काफी बदल गए हैं। यह है पासपोर्ट केंद्र का बदला चेहरा। इस बदलाव का श्रेय जाता है विदेश मंत्रालय के नायाब पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट को। 2011 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ पीपीपी मॉडल में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट ने देश भर के पासपोर्ट सेंटर्स को नया कॉर्पोरेट और स्मार्ट रूप दिया है। इन केंद्रों की खूबी है पासपोर्ट के लिए एकदम आसान तरीका। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो निश्चित वक्त पर बिना दिक्कत के आपका पासपोर्ट तैयार होगा। हम लोगों ने पूरा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको पूरा मॉडर्नाइज कर दिया है। अभी एकदम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। इसका जो प्रोसेस है वो टोटली ट्रांसपेरेंट हो गया है। एप्लीकेंट जैसे आता है यहाँ पर और जब यहाँ से निकलता है तो उसको पता चल जाता है उसका फाइल ग्रांट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो पता चल जाती है। पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो गया है। बहुत कम इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ती है आदमी के। जैसे कि एक बार फाइल ग्रांट हो गई तो ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग में चली जाती है। अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे सिस्टम के चलते पासपोर्ट मिलने में देरी नहीं होती। सिक्योरिटी की इन्हांसमेंट के बावजूद जो प्रोसेसिंग का समय है वो बहुत कम हो गया। जैसे तात्काल में यदि कोई आज अप्लाई करता है, कल उसका पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है, स्पीड पोस्ट को दे दिया जाता है और परसों तक एप्लीकेंट को मिल जाता है घर पर। इसी तरह जो इवन नॉन तात्काल नॉर्मल केसेज हैं जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, वो 5 से 7-8 दिनों तक वो भी डिस्पैच हो जाता है। दरअसल इस पूरे बदलाव की शुरुआत पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ हुई थी, जिसका मकसद तय वक्त पर आवेदक के पास पासपोर्ट पहुंचाना था। अब तो पासपोर्ट सेवा केंद्र अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से कागजी काम पूरी तरह खत्म करने जा रहे हैं। ऑनलाइन अर्जी के साथ ही आवेदक के सभी दस्तावेजों को डिजिटाइज कर दिया जाता है। विदेश मंत्रालय की इस पहल का असर पासपोर्ट केंद्र में आने वाले लोगों के चेहरे पर आई खुशी से भी साफ झलक रहा है। The queues are very short. The process is very smooth. Last time I see my friend. He was waiting for 4 hours. My work is done in 1.5 hours. So like they have saved 2.5 hours per customer. पहले से बहुत चेंजेस हैं, बहुत अच्छा है सिस्टम है, बट थोड़ा अभी भी टाइम ज़्यादा लग रहा है। आई थिंक इसको थोड़ा फास्ट करना चाहिए, इतना वेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन और फिक्स्ड अपॉइंटमेंट से अब बहुत ज़्यादा रस नहीं है कि जितने आप हैंडल कर पाते हैं उतने ही जो लोग आके अपना पासपोर्ट के लिए आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के तहत अभी तक सरकार 37 पासपोर्ट ऑफिस, 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 16 पासपोर्ट लघु केंद्र खोल चुकी है। पिछले 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा पासपोर्ट इस बात के गवाह हैं कि सरकार की इस पहल ने पासपोर्ट बनवाने वालों की जिंदगी से कितनी बड़ी अड़चन दूर की है। मुंबई से वीरेंद्र व्यास के साथ नवेंदु शुक्ला, दिल्ली। 6 जुलाई यानी शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आपको डिप्लोमेसी से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे खुद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद। उनके अलावा विदेश मंत्रालय के कई बड़े अफसर भी इस चर्चा में शामिल होंगे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। शनिवार सुबह 10 बजे हमारी खास पहल फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम में। मोदी ने बीजेपी चुनाव प्रचार समिति की पहली बैठक की और सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं कुछ ऐसी खबरें 2 मिनट में। चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार चुनाव की तैयारियों पर बैठक की।
मोदी के नाम पर आडवाणी के ऐतराज के बाद आज एक बार दोनों आमने सामने थे। इसके पहले आज मोदी ने वरुण गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी से भी मुलाकात की। एनडीए की सहयोगी जनता पार्टी का बीजेपी में विलय हो सकता है। जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी को अपनी पार्टी को बीजेपी में मिलाने से कोई परहेज नहीं है। स्वामी मानते हैं कि वैचारिक रूप से बीजेपी और उनकी पार्टी में कोई फर्क नहीं है और वह पहले जनसंघ में भी रह चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। मुंबई और इसके आसपास इलाकों में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग गिरने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला भिवंडी का है, जहां एक बिल्डिंग गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जो बिल्डिंग गिरी है उसकी 3री मंजिल पर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में गोदाम के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम पर जेल में हुए हमले की जांच में नए तथ्य सामने आए हैं। जांच में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि अबू सलेम ने खुद पर हमला नहीं किया था। सलेम पर हमला सोची समझी साजिश के तहत किया गया था और ये हमला भी अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर का ही हिस्सा था। जेल में सलेम पर हमला करने वाले को हथियार सप्लाई करने वाला मनोज लहमाने को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिस्र में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अंतरिम राष्ट्रपति पद की कमान संभाल ली है। वो 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। कल ही मिस्र में सेना ने राष्ट्रपति मोर्सी का तख्ता पलट दिया था। मोर्सी के हटाए जाने पर मिस्र में जोरदार जश्न मनाया गया था। और आखिर झुंझुनवाला के हिस्सा खरीदने के बाद 20% उछला फर्स्ट सोर्स का शेयर। और कर्ज कम करने के लिए सुजलॉन बेचेगी कोर बिजनेस का हिस्सा। दोनों खबरें इस ब्रेक के बाद। दो दिन बाद बाजार ने फिर पकड़ी तेजी की चाल। सेंसेक्स 233 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 5800 के पार। आईटी और एफएमसीजी शेयरों ने की अगुवाई। रुपए में भी थमा गिरावट का सिलसिला, लेकिन अब भी $1 का भाव 60 रुपए से ज्यादा। रुपए की कमजोरी ने बढ़ाई महंगाई। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टायर, पेंट और सेट टॉप बॉक्स महंगे हुए। मिस्र में नए राष्ट्रपति ने पद संभाला। कच्चे तेल में आई थोड़ी नरमी, लेकिन नाइमेक्स पर भाव $100 के ऊपर कायम। फार्मा सेक्टर में विदेशी निवेश पर सरकार अंकुश लगाने की तैयारी में। एफडीआई पर नई नीति में हो सकती है कुछ कड़ी शर्तें। आज फर्स्ट सोर्स स्टॉक भी खबरों में रहा। आज इस कंपनी का शेयर 20% के अपर सर्किट पर पहुंचकर बंद हुआ। राकेश झुंझुनवाला के इस कंपनी में 5% से अधिक हिस्सेदारी खरीदे जाने की खबर के बाद ये स्टॉक 20% तक चढ़ा। और इसके अलावा फर्स्ट सोर्स में सीईएससी की हिस्सेदारी 6% बढ़कर 57% हो गई। और आईसीआईसीआई बैंक, मेतावांते इन्वेस्टमेंट्स मॉरिशस इस कंपनी में हिस्सेदारी बेचे हैं इन्होंने। और राकेश झुंझुनवाला के इस स्टॉक में भारी निवेश भविष्य में इस कंपनी के अच्छे प्रदर्शन का संकेत देता है। फर्स्ट सोर्स ने अपने कर्ज का भुगतान अगले 4 साल में कर देने की घोषणा के बाद निवेशकों का कंपनी पर इस पर भरोसा बढ़ा है। Company needs to repay $45 million of debt every year for the next 4 years, and we are well on target to achieve that milestone. Our current cash today is about $22 million, and cash will build up over the next 3 quarters based on our improved performance. So our ability to repay the debt obligations of $45 million this year and ensuing is not seen to be a problem. सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि विंड एनर्जी की कंपनी सुजलॉन इस साल अपना कर्ज घटाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कारोबार का 70 से 75% हिस्सा बेचना चाहती है। कंपनी की योजना इसके जरिए 2400 करोड़ रुपए जुटाने की है। कंपनी पर इस समय करीब 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज कम करने के लिए सुजलॉन एनर्जी अपने मैन्युफैक्चरिंग कारोबार से निकलना चाहती है। इसके लिए सुजलॉन मैंगलोर एसईजेड का कुछ हिस्सा भी बेच सकती है। साथ ही कंपनी भारत में 1000 कर्मचारियों की छटनी भी कर सकती है।
जेट इतिहाद डील को आगे बढ़ाने के लिए विमानन मंत्री अजीत सिंह हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि अजीत सिंह ने सोनिया के सामने पीएमओ नोट पर आपत्ति भी जताई है। दरअसल पीएमओ नोट में मांग की गई है कि डील पर कैबिनेट में चर्चा हो, लेकिन विमानन मंत्री इसके पक्ष में नहीं है। हालांकि अजीत सिंह ने इस बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि वो सोनिया गांधी से मिले तो थे, लेकिन किसी आयोजन का निमंत्रण देने के लिए। उन्होंने सफाई दी है कि सोनिया से उन्होंने पीएमओ नोट पर कोई चर्चा नहीं की है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अजीत सिंह पीएमओ नोट को लेकर काफी नाखुश हैं। आईटीसी ने सिगरेट महंगा किया है और वोडाफोन का सस्ते में रोमिंग का प्लान। देखते हैं कुछ और खबरें सिर्फ 2 मिनट में। आईटीसी ने गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट का दाम 7% बढ़ा दिया है। अब 10 सिगरेट का इसका पैकेट 55 रुपए के बजाय 59 रुपए का पड़ेगा। आईटीसी का सिगरेट बिजनेस पिछले वित्त वर्ष में 11.5% बढ़ा है। इस बढ़ोतरी के बाद आईटीसी का शेयर 3.5% चढ़कर बंद हुआ। भारतीय एयरटेल की क्वालकॉम में हिस्सेदारी 49% से बढ़कर 51% हो गई है। इसके बाद एयरटेल की 4G सर्विस की दावेदारी मजबूत हो गई है। क्वालकॉम को 2010 में 4 महानगरों के साथ हरियाणा और केरल में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का लाइसेंस मिला था। इस खबर के बाद कंपनी का शेयर 2% चढ़कर बंद हुआ है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन सस्ते में रोमिंग प्लान लेकर आई है। वोडाफोन प्रीपेड में रोमिंग पर हर दिन सिर्फ 5 रुपए लगेंगे। महीने भर में 75 रुपए खर्च करके फ्री रोमिंग का मजा लिया जा सकता है। यानी इसके बाद आपको इनकमिंग कॉल्स के लिए पैसे नहीं चुकाने होंगे, जबकि आउटगोइंग कॉल्स के लिए 1.5 पैसे प्रति सेकंड लगेगा। वोडाफोन पोस्टपेड में 71 रुपए महीने का टैरिफ है। इससे पहले एयरटेल और आइडिया भी ऐसे ही प्लान ला चुके हैं। मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको के कर्मचारी 14 जुलाई को कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। पेप्सी के पुणे और पंजाब के प्लांट के सामने ये प्रदर्शन होगा। कर्मचारियों के मुताबिक कोलकाता प्लांट में कंपनी ने गैर कानूनी ढंग से यूनियन बनाने के आरोप में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बर्खास्त किया। कर्मचारी बिना नोटिस के बर्खास्तगी का भी आरोप लगा रहे हैं। पेप्सिको ने इन आरोपों को खारिज किया है। पॉस्को के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। उड़ीसा सरकार ने कुल 2700 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ली है। आखिरी चरण में 700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। यह जमीन राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए पॉस्को को दी जाएगी। पॉस्को इस जमीन पर 52,000 करोड़ का निवेश करके सालाना 1 करोड़ 20 लाख टन स्टील का प्लांट लगाएगी। और पैन कार्ड बनवाने के नियम होंगे अब सख्त। अलग से देना होगा उम्र का सबूत। पूरी डिटेल थोड़ी देर में। HUL का ओपन ऑफर आज बंद हो गया है। HUL का प्रोमोटर यूनिलीवर अपनी हिस्सेदारी 75% तक लाने के लिए ये ओपन ऑफर लेकर आया था। ओपन ऑफर कितना भरा है अभी तक इसकी डिटेल नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसे खासा रिस्पांस नहीं मिला होगा। HUL में हिस्सा रखने वाले LIC और अबरदीन ओपन ऑफर में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। दरअसल यूनिलीवर ओपन ऑफर का भाव 600 रुपये शेयर उसने रखा था, जबकि आज शेयर का बाजार भाव भी इससे ज्यादा था। डिविडेंड डार्लिंग में हम आपको बताते हैं ऐसे शेयरों के बारे में जो हमेशा डिविडेंड के जरिए आपको कराते हैं कमाई। आइए देखते हैं आज ऐसा कौन सा शेयर है। और आज का मेरा डिविडेंड डार्लिंग शेयर एक PSU बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी मेजॉरिटी प्रेजेंस जो है आप देखेंगे महाराष्ट्र में है। ऑफ कोर्स इसको क्योंकि बहुत पुराना बैंक है और अपनी इंसेप्शन से ये एक कॉमन मैन्स बैंक कहलाया जाता है, यानी कि एक आम आदमी का बैंक। और बहुत ही पुराने समय से ये छोटे छोटे यूनिट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे, जिसके चलते आप देखेंगे काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस भी उसी बिना पर खड़े हुए हैं। लेकिन आइए सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिविडेंड पे आउट की। डिविडेंड यील्ड जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वो 4.5% है। 4.4% का डिविडेंड यील्ड है। बैंक की एफडी 6.5% का रिटर्न आपको नेट मिलता है टैक्स वगैरह हटा के। इसमें अगर आप देखें आपको डिविडेंड यील्ड मिलेगा 4.4% का, और उसके साथ जो कैपिटल गेन्स आपको स्टॉक कमा के देगा वो कहीं ज़्यादा होंगे एक बैंक की एफडी से। तो वित्तीय वर्ष 2010 में आपको 2 रुपये का डिविडेंड मिला। वित्तीय वर्ष 2011 में बैंक ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया। वित्तीय वर्ष 2012 में 2 रुपये 20 पैसे। वित्तीय वर्ष 2013 में 2 रुपया 30 पैसे। यानी कि कंसिस्टेंटली अच्छा डिविडेंड बैंक ने आपको ज़रूर कमा कर दिया है।
अब बात करते हैं कि बैंक के एसेट क्वालिटी और फाइनेंशियल्स की। आपको मैं बताऊं, जब अभी चौथी तिमाही के रिजल्ट्स आए थे तो बैंक ने एक शानदार परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि किसी भी फ्रंट पे अगर आप देखें, सबसे पहले एसेट क्वालिटी की अगर बात करें तो उसमें हमने देखा था 22 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि 1.49% है, यानी 1.5% पर हमने देखे ग्रॉस एनपीएज, और नेट एनपीएज में भी हमने 14 बेसिस पॉइंट की गिरावट, जो कि 0.5% पर आकर खड़ी हो गई है। यानी कि अब एनपीएस भी, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही, क्योंकि एनपीएस यहाँ बैंक के लगातार कम हो रहे हैं। हमने देखा था कि नेट इंटरेस्ट इनकम 34% बढ़ी थी बैंक की, तो आप देखेंगे जो प्रोविजंस है वो भी इस बार कम हुई थी। तो बैंक धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि जितना भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बोझ है वो कम हो, और साथ ही बैंक के फाइनेंशियल्स और ज़्यादा बेटर होते रहे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर आप देखें वो भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, 10.7% से बढ़कर 12.5% पर। अगर इसका कासा रेशियो आप देखें तो कासा रेशियो भी बहुत बढ़िया है, 40.8 का, जो एसबीआई से सेकंड बेस्ट है। तो आप देखेंगे फाइनेंशियल्स के फ्रंट पे बैंक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और अब अगर आप देखें आगे के प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं बैंक के। हाईएस्ट प्रोविजन कवरेज रेशियो 83.7% का, जो पीएसयू बैंक्स में बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस लेवल पर अगर आप निवेश करते हैं आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे कैपिटल गेन के तौर पर, और डिविडेंड यील्ड तो आपको मिल ही रही है। यह है मेरा आज का डिविडेंड डार्लिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कल मेरा डिविडेंड डार्लिंग कौन सा होगा तो जुड़ना ना भूलिए मेरे साथ। अब पैन कार्ड बनवाने के लिए डेट ऑफ बर्थ या जन्म तिथि का प्रमाण जरूरी किया जा सकता है। आयकर विभाग फर्जी पैन कार्ड से निपटने के लिए इसके नियम सख्त करने जा रहा है। खबर है कि राशन कार्ड और रेंट की रसीद को भी पैन कार्ड के लिए जरूरी कागजात की लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। दरअसल फर्जी पैन कार्ड के मामले में नकली राशन कार्ड और फर्जी रेंट रसीद का ही इस्तेमाल होता है। और क्वाड्रीसाइकिल पर फिर मचा बवाल। देखिए क्या है अब दिक्कत, इस ब्रेक के बाद। क्वाड्रीसाइकिल को सरकार की तरफ से इतनी जल्दी हरी झंडी मिलने के बाद ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इस पर नाराजगी जतानी शुरू कर दी है। यूरोप में क्वाड्रीसाइकिल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी पीआईजीओ ने सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है। पीआईजीओ इंडिया के चेयरमैन रवि चोपड़ा ने कहा है कि सरकार ने फैसले पर इंडस्ट्री को राय देने का मौका नहीं दिया। कंपनी ने यह भी कहा कि मामले पर सियाम ने काफी जल्दबाजी दिखाई है। We have short-circuited CM. Maybe the decision is right. I'm not commenting on the decision, but the approach may not be right. The approach would mean go through the process of getting CM to unanimously propose something with specifications. I can't say CM is the manufacturers are divided. इटालियन कंपनी पियाजियो ने आज वेस्पा स्कूटर का अपग्रेडेड वर्जन उतार दिया है। नई वेस्पा VX की कीमत 71,000 रुपये। ये प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर है और इसकी कीमत इस सेगमेंट के दूसरे स्कूटरों से ज़्यादा है। कंपनी ने वेस्पा VX में फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर के साथ 2 नए रंगों के साथ इसे उतारा है। कंपनी ने इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है। वही पुराना 10.7 bhp पावर देने वाला 125 सीसी का इंजन है जो 65 किलोमीटर की माइलेज देता है। पियाजियो को उम्मीद है कि नए फीचर से वेस्पा की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। ऑटो सेक्टर की मंदी के बीच गुजरात में प्रीमियम कारों की बिक्री बढ़ रही है। वॉल्वो ने अहमदाबाद में अपनी बिक्री में अच्छी ग्रोथ देखी है और इसी ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए रोल्स रॉयस ने देश का चौथा और गुजरात का पहला शोरूम अहमदाबाद में शुरू किया है। रोल्स रॉयस ने भारत का चौथा और गुजरात का पहला शोरूम अहमदाबाद में हाल ही में शुरू किया है। वजह है अहमदाबाद में 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की कारों की बढ़ती मांग। SG हाईवे पर 10,000 स्क्वायर फीट में बने इस शोरूम के खुलने के एक ही हफ्ते में रोल्स रॉयस की 2 घोष कारें बुक हो गई हैं। अब तक हमें 2 ऑर्डर मिला है और 4-5-6 बुकिंग हमारे पास हॉट अभी कंसिडरेशन में है, तो हमें लगता है अच्छा ही होगा आगे। रोल्स रॉयस के अलावा अहमदाबाद के इसी SG हाईवे पर BMW, ऑडी, मर्सिडीज और पॉर्श जैसी सभी प्रीमियम ब्रांड के शोरूम मौजूद हैं। ये सभी कंपनियां पिछले 2 साल में यहां पहुंची हैं। डीलरों के मुताबिक प्रीमियम गाड़ियों की बिक्री 5 से 10% के हिसाब से बढ़ रही है। पिछले महीने ही खुले वॉल्वो के शोरूम ने गुजरात में उसकी कारों की बिक्री 10 से 12% बढ़ा दी है। गुजरात में
ग्रोथ जो है वो तकरीबन 10 से 12% की ग्रोथ दिख रही है और अक्रॉस इंडिया में भले ग्रोथ हो या ना हो, पर गुजरात में तो काफ़ी ग्रोथ है और गुजरात एज अ स्टेट आप जानते हैं कि काफ़ी ग्रोइंग स्टेट है और लास्ट काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। देश में प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां सालाना 50,000 तक बिकती हैं। इसमें से गुजरात का हिस्सा 12% है और इसमें हर साल बढ़ोतरी हो रही है। 2008 में सानंद और उसके आसपास के इलाकों की जमीन बेचकर वहां के किसानों ने सबसे पहली जिस प्रीमियम ब्रांड को अपनी पसंद बनाई थी वो थी अवड़ी। उसके बाद यहाँ के छोटे बड़े हर तरह के उद्योगपतियों ने भी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां खरीदना शुरू की और आज यही वजह है कि रोल्स रॉयस को अहमदाबाद में अपना शोरूम खोलना पड़ा है। अहमदाबाद के आरटीओ के मुताबिक हर महीने 30 से 35 प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है। पिछले एक वर्ष में इसमें हर महीने 5 से 7% का ग्रोथ देखने को मिला है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। स्मार्टफोन्स के बाजार में एलजी का मार्केट शेयर भले ही गिर गया हो, पर एलजी अपने स्मार्टफोन्स को कंपटीशन के मुकाबले 1 से 2 हजार रुपए महंगा बेचने की रिस्क ले रहा है। एलजी ने आज अपना फ्लैगशिप डिवाइस एलजी ऑप्टिमस जी प्रो बाजार में उतार दिया। 42,500 रुपए की कीमत वाले ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम और क्वाड कोर प्रोसेसर पर चलने वाला ये फोन है। एलजी ने सीधे सैमसंग के गैलेक्सी S4 और गैलेक्सी नोट 2 की टक्कर में ये फोन उतारा है, पर एलजी ने कंपटीशन के मुकाबले अपने फोन की कीमत काफी ज्यादा रखी है। गैलेक्सी S4 से एलजी ऑप्टिमस जी प्रो करीब 3,000 रुपए महंगा है, तो गैलेक्सी नोट 2 से लगभग 4,000 रुपए महंगा है। बाजार में एलजी के स्मार्टफोन्स का मार्केट शेयर 10% से भी कम है। और एक नजर हेडलाइंस पर फिर 2 दिन बाद बाजार ने फिर पकड़ी तेजी की चाल। सेंसेक्स 233 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 5800 के बाहर। आईटी और एफएमसीजी शेयरों ने की अगुवाई। रुपए में भी थमा गिरावट का सिलसिला, लेकिन अब भी $1 का भाव 60 रुपए से ज्यादा। रुपए की कमजोरी ने बढ़ाई महंगाई। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टायर, पेंट और सेट टॉप बॉक्स हुए महंगे। फार्मा सेक्टर में विदेशी निवेश पर सरकार अंकुश लगाने की तैयारी में। एफडीआई पर नई नीति में हो सकती है कुछ कड़ी शर्तें। मिस्र के नए राष्ट्रपति ने पद संभाला। कच्चे तेल में आई थोड़ी नरमी, लेकिन नाइमेक्स पर भाव $100 के ऊपर। और अब हम आपको बताते हैं कि कल सीएनबीसी आवाज की नजर कहां रहने वाली है। रुपया कमजोर चल रहा है, फिर भी बाजार में आई है मजबूती। ऐसे में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, जानेंगे 9 बजे देवेन चौकसी से। इसके अलावा HUL का ओपन ऑफर खत्म हुआ, अब इस शेयर में स्ट्रैटेजी को समझेंगे। प्रभुदास लीलाधर के दिलीप भट्ट से आशीष चुग बताएंगे अपने जैकपॉट शेयर। इसके साथ ही कल न्यूयॉर्क कंपनी में मिलिए जेंसा टेक्नोलॉजी के MD गणेश नटराजन से। 4:30 बजे होगी हमारी खास पेशकश, जिसमें बताएंगे कि पहली तिमाही में कैसे रहने वाले हैं कंपनियों के नतीजे। और आवाज एट 9 में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।